किसी गांव में एक पंडित रहता था जो विद्वान होने के साथ साथ परोपकारी भी था। लोग उसकी विद्वता का सम्मान करते थे और अक्सर उससे धार्मिक और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन पंडित ने निर्णय लिया कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलने जाएगा, जिससे वह वर्षों से नहीं मिला था। उसका यह मित्र बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से विकलांग भी। लेकिन इन शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद वह आत्मनिर्भर था और अपने हुनर से जीवन यापन कर रहा था। पंडित को याद था कि उनका बचपन बहुत सुंदर बीता था। वे दोनों नदी किनारे घंटों खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और गांव के मेलों में साथ घूमते थे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। यात्रा के लिए तैयार होकर पंडित अपने मित्र के गांव की ओर चल पड़ा। पंडित का दोस्त जिस गांव में रहता था वह काफी दूर था। यात्रा लंबी थी और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। रास्ते में चलते चलते वह एक घने पेड़ों वाले इलाके से गुजरा। वहां उसने एक आदमी को देखा। पंडित ने देखा कि वह आदमी सिर्फ कुछ खोज ही नहीं रहा था, बल्कि किसी के इंतजार में भी था। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर उठती और फिर वह इधर उधर देखने लगता। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी यात्री की राह देख रहा हो। जब पंडित उसके पास से गुजरा तो वह आदमी अचानक उसके साथ चलने लगा। पहले तो पंडित को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे अच्छा लगा कि अब यात्रा अकेले नहीं करनी पड़ेगी। साथ में कोई हो तो सफर का एहसास हल्का हो जाता है। पंडित मुस्कुराया और वार्तालाप की शुरुआत करने के लिए उस आदमी से उसका नाम पूछा। आदमी ने सहजता से उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मराज है। यह सुनकर पंडित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे यह अच्छा लगा कि अब यात्रा में कोई संगी मिल गया। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ, रास्ता बातें करते करते कट जाएगा और थकान का एहसास भी कम होगा। पंडित को उस आदमी का नाम धर्मराज कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वह बस मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा नाम तो आमतौर पर कम ही सुनने को मिलता है। मगर फिर उसने अपने विचारों को झटका और यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों कुछ दूर तक साथ चलते रहे। रास्ते में छोटे छोटे खेत, पेड़ों की घनी छांव और इक्का दुक्का पंछियों की आवाजें माहौल को शांत बना रही थीं। चलते चलते एक गांव का प्रवेश द्वार आ गया। यह गांव बाकी गांवों से थोड़ा बड़ा लग रहा था। कच्चे मकानों के साथ कुछ पक्के घर भी दिखाई दे रहे थे। गांव में चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, किसान बैलों के साथ खेतों से लौट रहे थे और कुछ स्त्रियां घड़े में पानी भरकर घर ले जा रही थीं। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ठहर गया और पंडित की ओर देखते हुए कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने उसकी ओर देखा। धर्मराज के चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी विशेष कार्य के लिए यहां रुकना जरूरी हो। पंडित को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर उसका क्या काम हो सकता है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन देखना रास्ते में मुझे भूल मत जाना। धर्मराज हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैं मिलूंगा। पंडित गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गया, लेकिन मन में सवाल उठने लगे। आखिर धर्मराज को यहां क्या काम है? वह किसे मिलने आया है? और क्या वह सच में आगे रास्ते में मिलेगा? पंडित के कदम धीरे धीरे गांव के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगे। पंडित गांव के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक गांव में हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ घरों से बाहर निकलकर आपस में बातें करने लगे। कुछ ही देर में खबर फैल गई कि एक सांड ने एक व्यक्ति को अपने सींग में फंसाकर पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ने भी यह खबर सुनी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह गांव पार करके आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी धर्मराज वापस उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। धर्मराज बिना कुछ कहे पंडित के साथ चलने लगा, जैसे वह पहले से ही तय कर चुका हो कि उसे अब आगे बढ़ना है। पंडित ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। चलते चलते वे एक और गांव के प्रवेश द्वार तक आ पहुंचे। ये गांव पहले वाले गांव से कुछ अलग था। यहाँ के रास्ते ज्यादा चौड़े थे, घर पक्के थे और माहौल में एक अलग सी गंभीरता थी।
गांव के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे चिंता में डूबे हुए लग रहे थे। पंडित और धर्मराज गांव के प्रवेश द्वार पर कुछ क्षण के लिए रुके। पंडित ने महसूस किया कि धर्मराज इस बार भी कुछ सोच रहा है। वह गांव की ओर देख रहा था, मानो उसे यहां भी कोई काम हो। पंडित के मन में फिर से सवाल उठे, क्या धर्मराज यहां भी रुकने वाला है? क्या इस गांव में भी कुछ अनहोनी होने वाली है? धर्मराज ने धीरे से पंडित की ओर देखा और कहा, तुम आगे चलो, मुझे यहां भी एक काम है। मैं तुम्हें आगे रास्ते में फिर मिलूंगा। पंडित अचंभित होकर धर्मराज को देखने लगा। पंडित और धर्मराज आगे बढ़ते हुए गांव के किनारे एक नदी के पास आ गए। वहां का वातावरण शांत और सुंदर था। नदी का पानी धीमी लहरों के साथ बह रहा था। पास में हरे भरे पेड़ थे और किनारे पर कुछ पक्षी पानी पीने के लिए उतर रहे थे। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर भी था, जिसकी घंटियां मंद मंद बज रही थीं, मानो इस शांति को और मधुर बना रही हों। धर्मराज ने पंडित की ओर देखते हुए कहा, आज हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। चलते चलते थकान हो गई है और भूख भी लग रही है। यात्रा कल सुबह फिर शुरू करेंगे। पंडित को भी यह स्थान बहुत अच्छा लगा। ठंडी हवा बह रही थी, जिससे मन को सुकून मिल रहा था। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई और पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी धर्मराज ने कहा, तुम यहां थोड़ा विश्राम करो, मैं गांव में अपने एक मित्र से मिलकर आता हूं। इतना कहकर धर्मराज गांव की ओर बढ़ गया। पंडित उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में फिर से सवाल उठे, कौन है धर्मराज का यह मित्र? वह हर गांव में कुछ देर के लिए क्यों रुकता है और संयोग से हर बार कुछ न कुछ अनहोनी क्यों घटती है? पंडित के मन में जिज्ञासा तो थी, लेकिन उसने सोचा कि अभी विश्राम करना बेहतर होगा। वह पेड़ के नीचे बैठकर नदी की लहरों को देखने लगा, जबकि धर्मराज गांव की ओर बढ़ता गया। धर्मराज जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, अचानक वहां अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही पलों में चारों ओर धुआं उठने लगता है और फिर देखते ही देखते पूरा गांव आग की लपटों में घिर जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। नदी किनारे बैठे पंडित ने भी गांव की ओर उठते धुएं को देखा। वह हैरान था कि आखिर यह क्या हो रहा है। उसके मन में तुरंत एक विचार आया, धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। यह सिर्फ संयोग है या कुछ और? लेकिन पंडित ने इन विचारों को अपने तक ही रखा। उसने सोचा कि इस समय धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं होगा। वह बस शांत बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि धर्मराज वापस आए। कुछ समय बाद धर्मराज लौट आया। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने पंडित से कुछ नहीं कहा और पंडित ने भी कोई सवाल नहीं किया। रात्रि में दोनों वहीं नदी किनारे विश्राम करने लगे। पंडित करवट बदलते हुए सोच रहा था कि आखिर धर्मराज कौन है, वह हर गांव में क्यों रुकता है और उसके जाने के बाद वहां अनहोनी क्यों हो जाती है। लेकिन वह जानता था कि धर्मराज से यह सब पूछने का यही सही समय नहीं है। सुबह होते ही दोनों ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। पंडित के मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसने तय किया कि वह पहले और अधिक देखेगा, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। कुछ दूर चलने के बाद फिर से एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से वही बात दोहराई, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। इतना कहकर धर्मराज गांव की ओर बढ़ गया, लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा। उसके मन में पहले से ही संदेह था कि जहां भी धर्मराज जाता है वहां कोई अनहोनी हो जाती है। इस बार वह रुक गया और छिपकर धर्मराज को देखने लगा कि वह आखिर कर क्या रहा है। धर्मराज गांव के अंदर चला गया और कुछ देर बाद ही गांव में हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, घरों से बाहर निकलकर घबराहट में बातें करने लगे। तभी पंडित ने सुना, अरे, एक आदमी को सांप ने काट लिया है, उसकी मृत्यु हो गई। गांव में कोहराम मच गया। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग भागकर वैद्य को बुलाने गए, लेकिन जब तक कोई कुछ करता उस आदमी की मौत हो चुकी थी। पंडित यह सब दूर से देख रहा था और अब उसके शक को और बल मिल गया। यह कोई संयोग नहीं था। जहां भी धर्मराज जाता था वहां मृत्यु हो जाती थी। उसी समय धर्मराज वापस आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत और गंभीर अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस घटना की कोई चिंता ही न हो। उसने पंडित की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पंडित अब पूरी तरह से धर्मराज के रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया था, लेकिन उसने अभी भी खुद को रोका और चुपचाप धर्मराज के साथ आगे बढ़ने लगा।
उसके मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर धर्मराज कौन है और वह हर गांव में क्यों रुकता है? पंडित अब खुद को रोक नहीं पाया। चलते चलते उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, धर्मराज, मैं बहुत देर से यह देख रहा हूं कि जिस भी गांव में तुम जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। कोई मर जाता है, कभी आग लग जाती है, तो कभी किसी को कोई जंगली जानवर मार देता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे सच बताओगे? धर्मराज रुका। उसने पंडित की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, मुझे लगा था कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ यात्रा शुरू की थी। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक आप यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम जहां भी जाते हो वहां मृत्यु होती है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ है। यदि आप अपना परिचय स्वयं दे दें तो उचित होगा। धर्मराज मुस्कुराया और गहरे स्वर में बोला, पंडित जी, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं तो सुनिए। पंडित अब खुद को रोक नहीं पाया। चलते चलते उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, धर्मराज, मैं बहुत देर से यह देख रहा हूं कि जिस भी गांव में तुम जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। कोई मर जाता है, कभी आग लग जाती है, तो कभी किसी को कोई जंगली जानवर मार देता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे सच बताओगे? धर्मराज रुका। उसने पंडित की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, मुझे लगा था कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ यात्रा शुरू की थी। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक आप यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम जहां भी जाते हो वहां मृत्यु होती है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मन अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ है। यदि आप अपना परिचय स्वयं दे दें तो उचित होगा। धर्मराज मुस्कुराया और गहरे स्वर में बोला, पंडित जी, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं तो सुनिए। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूं। मैं यमदूत हूं। यमराज की आज्ञा से जिनका जीवन पूरा हो जाता है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आता हूं। यह सुनकर पंडित सन्न रह गया। हालांकि उसके मन में पहले से ही यह संदेह था कि धर्मराज कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। लेकिन जब स्वयं उसने यह स्वीकार किया कि वह यमदूत है, तो पंडित का मन भय और आशंका से भर उठा। पंडित ने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगली मृत्यु उसी की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनते ही पंडित का शरीर कांप उठा। उसके मन में डर समा गया। क्या यह सच हो सकता है? उसने सोचा, अगर यह सच है तो इसका मतलब मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। पंडित का मन घबरा गया। उसके भीतर अनेक विचार उमड़ने लगे। क्या मैं इस यात्रा को रोक दूं? क्या मेरा मित्र बच सकता है? अगर मैं उससे न मिलूं तो क्या उसकी मृत्यु टल सकती है? पंडित के कदम धीमे पड़ गए। उसका मन अब धर्मराज की बातों में उलझ चुका था। क्या सच में मृत्यु को टाला जा सकता है, या फिर भाग्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा? धर्मराज ने पंडित की आंखों में देखते हुए कहा, पंडित जी, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन यह मत समझिए कि यदि आप अपने मित्र से मिलने नहीं जाएंगे तो उसकी मृत्यु टल जाएगी। मृत्यु अटल है। उसका समय निश्चित हो चुका है और कुछ ही पलों में उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। धर्मराज के इन शब्दों ने पंडित को झकझोर कर रख दिया। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया था कि धर्मराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वास्तव में यमदूत है। वह उसकी सोच तक पढ़ सकता था, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। लेकिन जब पंडित को यह सच्चाई पता चली कि उसका प्रिय मित्र कुछ ही पलों में इस दुनिया से विदा लेने वाला है, तो उसका मन घबरा गया। मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। यह सोचकर पंडित के पैर कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या मुझे अब भी वहां जाना चाहिए? अगर मैं चला गया तो क्या सच में मेरी वजह से उसकी मृत्यु होगी? क्या यह विधि का विधान है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता? पंडित के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और धर्मराज के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह कुछ ही पलों में होने वाली है। पंडित धर्मराज की बातों से इतना डर गया कि उसने तुरंत अपने गांव लौटने का फैसला किया।
उसने सोचा कि अगर वह अपने मित्र से मिलने नहीं जाएगा तो शायद उसकी मृत्यु टल सकती है। लेकिन जैसे ही पंडित वापस मुड़कर जाने लगा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर चला आ रहा है। यह कैसे संभव है? वह तो बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था, फिर भी वह इतनी तेजी से मेरी ओर कैसे आ रहा है? पंडित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसका मित्र उसका ही पीछा कर रहा हो। मित्र के चेहरे पर असीम प्रसन्नता थी। वर्षों बाद अपने प्रिय मित्र को देखकर वह अत्यंत उत्साहित था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन पंडित की आंखों में भय था, असमंजस था और भाग जाने की इच्छा थी। जैसे ही उसका मित्र पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही क्षण उसने अंतिम सांस ले ली। वह वहीं निश्चल पड़ा रह गया। पंडित स्तब्ध रह गया। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। धर्मराज सच कह रहे थे, उसका मन चीख उठा। मेरा मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। पंडित के सामने यमदूत की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। वह घबराकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर था, उसकी आत्मा कांप रही थी। धर्मराज ने पंडित की ओर देखा और बस एक ही शब्द कहा, समय पूर्ण हुआ। पंडित अब भी सदमे में था। उसने धर्मराज की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, यह सब कैसे हो गया? मैं तो अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था। धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले ही गांव में देख लिया था। तभी से वह तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन वह गूंगा और लंगड़ा था, इस कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। फिर भी वह अपनी पूरी शक्ति से दौड़ने की कोशिश करता रहा। पंडित यह सुनकर हैरान रह गया। धर्मराज ने आगे कहा, तुम्हारे मित्र ने अपनी सीमाओं को छोड़कर अपने शरीर की अंतिम शक्ति को लगाकर तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह वृद्ध था और इस अत्यधिक प्रयास के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यह मेरी गलती नहीं थी? धर्मराज ने गंभीरता से कहा, लेकिन यह भी सच है कि यदि तुम यहां नहीं आते तो वह इतनी कोशिश नहीं करता। इस कारण से ही तुम उसकी मृत्यु का कारण कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि धर्मराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि यमदूत ही है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। उसने धीरे धीरे अपने मन को संभाला और सोचा, मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। जब समय आता है तो जीवन समाप्त हो ही जाता है। यह विधि का विधान है। अब वह समझ चुका था कि जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होते। सब कुछ ईश्वर और काल के अधीन है। धर्मराज की बातों से पंडित का मन अब शांत हो चुका था। उसने स्वीकार कर लिया था कि मृत्यु अटल है और हर किसी को एक न एक दिन मरना ही है। लेकिन समय बीतने के साथ एक दिन पंडित के मन में एक नया प्रश्न उठा। उसने धर्मराज से पूछा, यदि मेरे मित्र की मृत्यु पहले से निश्चित थी, तो फिर तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह सुनकर धर्मराज मुस्कुराया और हल्की हंसी के साथ बोला, पंडित जी, मैं तो हर पल, हर जगह, हर जीव के साथ चलता हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने का समय नहीं होता। पंडित चौंक गया। तो क्या मृत्यु हमेशा हमारे साथ चलती है? धर्मराज ने कहा, बिल्कुल, परंतु लोग इसे तब तक नहीं समझते जब तक मृत्यु उनके बहुत करीब न आ जाए। अब पंडित के मन में एक और प्रश्न उठने लगा, क्या मैं अपनी मृत्यु के बारे में जान सकता हूं? उसने धर्मराज से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? धर्मराज कुछ क्षण चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, पंडित जी, किसी भी मनुष्य के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई अपनी मृत्यु का समय और स्थान जान लेता है तो वह सदैव भय और चिंता में जीता है। लेकिन धर्मराज आगे बोले, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो। तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया और जीवन के सत्य को समझा। इसलिए मुझे लगता है कि यदि तुम अपनी मृत्यु का समय और स्थान जान भी लोगे तो भी दुखी नहीं होगे। पंडित का मन अब बेचैन हो उठा। क्या मैं अपनी मृत्यु के बारे में जानने के लिए तैयार हूं? उसकी आंखें धर्मराज की ओर टिकी थीं और वह उत्तर सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। तो सुनो पंडित जी, धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने की वजह से होगी, और सबसे अचरज की बात यह होगी कि तुम स्वयं इस फांसी को खुशी से स्वीकार कर लोगे। यह सुनते ही पंडित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फांसी, और वो भी मैं खुद खुशी से स्वीकार करूंगा? यह तो असंभव सा लगता था। पंडित का मन विचलित हो उठा। धर्मराज ने आगे कुछ नहीं कहा,
उसने पंडित को चुपचाप देखा और फिर बिना कुछ बताए वहां से चला गया। अब धर्मराज को पंडित के साथ और चलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पंडित वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसका मन अब तक अपने मित्र की मृत्यु से उबर नहीं पाया था और अब अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर वह और भी विचलित हो गया। फिर भी उसने अपने प्रिय मित्र का यथाशक्ति अंतिम संस्कार किया और भारी मन से अपने गांव लौटने के लिए चल पड़ा। लेकिन भले ही पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, भले ही उसने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ लिया था, फिर भी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होना स्वाभाविक था। अब उसके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था, कैसे और क्यों? मैं किसी दूसरे राज्य में फांसी पर क्यों चढ़ूंगा और मैं इसे खुशी से क्यों स्वीकार करूंगा? क्या यह विधि का विधान था या फिर भाग्य ने उसके लिए कोई अनोखा खेल रचा था? पंडित के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा और हर बीतते दिन के साथ उसकी मृत्यु का समय करीब आता जा रहा था। अब पंडित के मन में अपनी मृत्यु से बचने की इच्छा जाग चुकी थी। वह एक विद्वान पंडित था, इसलिए उसकी पहचान वहां के राजा तक थी। उसने सोचा, राजा के पास कई योग्य मंत्री हैं, वे अवश्य मेरी समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। यही सोचते हुए पंडित राज दरबार पहुंचा और राजा को पूरी घटना सुना दी। कैसे उसने धर्मराज से यात्रा की, कैसे उसका मित्र मरा और कैसे धर्मराज ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की। राजा भी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या पर चर्चा करने को कहा। कई विचार विमर्श के बाद मंत्रियों ने कहा, यदि पंडित की बात सत्य है तो उसकी मृत्यु अगले 6 महीनों में निश्चित रूप से होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मृत्यु तभी होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। अगर हम यह सुनिश्चित कर दें कि पंडित अपने राज्य की सीमा न छोड़े तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। राजा को यह सुझाव उचित लगा। बहुत अच्छा, राजा ने घोषणा की। पंडित अब से मेरे महल में रहेगा, उसकी पूरी देखभाल की जाएगी और उसे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजा के आदेश से पंडित के रहने की व्यवस्था राजमहल में कर दी गई। अब न केवल महल के द्वार उसके लिए बंद कर दिए गए, बल्कि कोई भी बिना राजा की अनुमति के उससे मिलने नहीं सकता था। अब 6 महीने बीतने तक वह पूरी तरह सुरक्षित था। पंडित को अब लगने लगा था कि वह मृत्यु से बच जाएगा। वह महल में पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय उसके मन पर हावी था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और फिर वह दिन आ ही गया जिस दिन धर्मराज ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। पंडित का दिल तेजी से धड़क रहा था। बस एक रात और, अगर मैं इस रात को पार कर लूं तो मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। यही सोचकर पंडित जल्दी ही सोने चला गया। लेकिन उसे एक अजीब बीमारी थी, नींद में चलने की बीमारी। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे यह बीमारी है। इसलिए न तो उसने कभी इस बारे में किसी से बात की थी और न ही किसी और को इसका पता था। पिछले कई दिनों से मृत्यु के डर के कारण वह ठीक से सो नहीं पाया था। और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होता है और ठीक से नींद नहीं लेता, तब नींद में चलने की बीमारी और तेज हो जाती है। और यही हुआ। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, पंडित नींद में चलने लगा। बिना किसी होश के वह अपने कमरे से बाहर निकल आया। रात के अंधेरे में वह महल के गलियारों से गुजरते हुए अस्तबल घुड़साल की ओर बढ़ गया। क्योंकि वह राजा का खास मेहमान था, कोई भी सिपाही उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। पंडित जी कहीं जा रहे हैं तो जरूर कोई विशेष कारण होगा, ऐसा सोचकर सिपाहियों ने उसे महल से बाहर जाने दिया। पंडित नींद में ही राज्य के सबसे तेज घोड़े पर सवार हो गया और बिना किसी होश के अपने राज्य से निकलकर पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर गया। रात के अंधेरे में महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका। किसी ने कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि राजाओं के महल में कभी कभी संत, विद्वान या अतिथि इस प्रकार आते जाते रहते थे। पंडित नींद में ही सीधा राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी, कोई संदेहजनक हरकत नहीं थी। वह महल के भव्य गलियारों से होता हुआ सीधे राजा और रानी के शयन कक्ष तक पहुंच गया। वह एक पल के लिए भी नहीं रुका। फिर राजा और रानी जिस शैया पर सो रहे थे, उसी पर जाकर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह होते ही राजा की आंख खुली। उसने जैसे ही अपनी रानी के पास देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। रानी के ठीक बगल में एक अजनबी पंडित गहरी नींद में सोया था। राजा का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उसकी गर्जना से पूरा महल गूंज उठा। ये कौन है? इसे तुरंत पकड़ो। सैनिक दौड़ते हुए आए और पंडित को पकड़कर खींच लिया।
परंतु पंडित बिल्कुल चकित था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे आया। मैं तो अपने महल में सोया था। यह कौन सा राज्य है? लेकिन राजा को उसकी कोई सफाई सुननी ही नहीं थी। इस व्यक्ति ने मेरी रानी के कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? यह अक्षम्य अपराध है। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया। सुबह राजा का बैठक जुड़ा। राजा ने पंडित को अपने पास बुलाया और आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पंडित को फांसी देने का आदेश दिया। राजा पंडित की कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन पंडित ने हिम्मत नहीं हारी और राजा से विनम्रता से कहा, राजन, मैं तो अपने ही राज्य में था। यहां कैसे आया और रानी के कक्ष में कैसे सो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपके महल के पहरेदारों ने मुझे रोका क्यों नहीं? यह भी सोचने योग्य बात है। राजा पंडित की बात सुनकर थोड़ा ठिठका, लेकिन फिर क्रोध में बोला, तुम अपनी मृत्यु से बचने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहे हो। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज मेरी मृत्यु निश्चित थी और वह होकर रहेगी। राजा को यह असंभव लगा। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता कि आज ही तुम्हारी मृत्यु होगी? पंडित ने गहरी सांस ली और पिछले 6 महीनों की पूरी घटना राजा को सुना दी। धर्मराज से मिलने से लेकर उसकी भविष्यवाणी तक। राजा अब सोच में पड़ गया। उसने दरबार के विद्वानों और ब्राह्मणों से पूछा, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया और बोला, राजन, मृत्यु जब निश्चित हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह ईश्वर का विधान है। राजा को अब भी संदेह था। उसने आदेश दिया, पंडित को खुले मैदान में लाया जाए। यदि सच में उसकी मृत्यु का समय आ गया है तो हम स्वयं देखेंगे। इसके बाद सैनिक पंडित को फांसी के तख्ते तक ले गए। हजारों लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए और तभी आकाश में अचानक अजीब हलचल होने लगी। लोगों ने देखा कि एक रहस्यमयी छाया प्रकट हो रही है। वह कोई और नहीं, स्वयं यमदूत धर्मराज थे। पूरा दरबार और स्वयं राजा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारे मित्र की मृत्यु लिखी है, तो इस मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो आज निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने अपने 2 सैनिकों को उस राज्य में भेजा ताकि वे पंडित की बात का प्रमाण लेकर आएं। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने बताया। सैनिकों ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, यह पंडित सत्य कह रहा है। आपके मित्र महाराज ने पिछले 6 महीनों से इस पंडित के रहने की व्यवस्था अपने महल में कर रखी थी। वहां के मंत्रियों ने भी सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो पंडित कह रहा है वह पूरी तरह से सत्य है। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। फिर उसने पंडित की ओर देखा और कहा, वास्तव में विधि का लेख मिटाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने चला था, परंतु सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा ने आखिरी बार उसे अपने कक्ष में बुलाया था, लेकिन उसके बाद वह इस राज्य में कैसे पहुंचा, यह किसी को भी नहीं पता था। इस रहस्य ने सभी को चकित कर दिया था। उस राज्य के नियमों और वहां की जानकारी के अनुसार इस राज्य में पंडित को फांसी देना उचित नहीं था, लेकिन राजा के सामने एक कठिन निर्णय आ गया था। सत्य जाने बिना ही उसने पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी और अब उसे अपने ही फैसले पर संशय होने लगा। अगर पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, और यदि फांसी दी जाए तो एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस द्वंद्व में उलझे राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सुझाव मांगे। सभी मंत्रियों ने मिलकर राजा को सुझाव दिया कि पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। इससे आपका वचन भी पूर्ण हो जाएगा और कच्चे सूत के धागे से फांसी लगाने पर वास्तव में किसी की मृत्यु नहीं होगी। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत इस आदेश को स्वीकार कर लिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे की फांसी तैयार की गई और उसे फांसी पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार सभी लोग प्रसन्न थे। न तो पंडित मरा और न ही राजा का वचन टूटने की नौबत आई। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि इस कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसे फांसी पर चढ़ाया गया, सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। पंडित के मन में केवल एक ही बात थी, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी वही तो हुआ। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया। परंतु किसी को अंदाजा भी नहीं था
कि यह साधारण सा धागा भी घातक सिद्ध हो सकता है। धागे के झटके से पंडित के गले की एक नस कट गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा। उसकी गर्दन से खून की फुहार निकल रही थी। देखते ही देखते उसका शरीर शून्य हो गया। सभी आश्चर्यचकित थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी मृत्यु संभव है। लेकिन जो होना था वह हो चुका था। नीति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो चुकी थी। बिल्कुल, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, परिस्थितियां उसे उसी ओर ले जाती हैं जहां नियति ने पहले से तय कर रखा होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई राजा अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रयास करता है, लेकिन अगर भाग्य में लिखा है कि उसका सिंहासन छिन जाएगा तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही सिद्धांत हमें महादेव की शिक्षाओं में भी मिलता है। कर्म का अपना महत्व है, लेकिन भाग्य के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल सही। भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। नियति की रेखाएं अपने समय पर पूरी होती ही हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, लेकिन यदि उसकी नियति में विशाल वृक्ष बनना लिखा है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। ऐसी कई कथाएं हैं जहां राजाओं, संतों और आम लोगों ने भाग्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन अंत में वही हुआ जो नियति ने तय कर रखा था।